मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, जेनेटिक्स टॉपिक से रिलेटेड है ये हीमोफीलिया। लगभग 10,000 में एक लोग हीमोफीलिया डिजीज से सफर होते हैं। ये डिजीज सबसे पहली बार 1828 में खोज हुई थी और 1947 में जा करके ये फिर इसका एक अलग वेराइटीज फिर खोज हुआ हीमोफीलिया का ही। क्यों वेराइटीज? हीमोफीलिया भी 3 तरह का होता है हीमोफीलिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हीमोफीलिया क्या है। नाम से लगता है हिम एंड फिलिया, मीन्स इसका मतलब कि फिलिया का मतलब तो ऐसे होता है अट्रैक्शन या लव बोलते हैं, यानी ब्लड से लव नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जिस मरीज में ये इफेक्ट होता है डिजीज, वो ठीक नहीं होता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि ये जो उस मरीज में ब्लीडिंग का टेंडेंसी जो होता है ना, कंटिन्यू बना रहता है। जब थोड़ा भी नोज में कुछ हुआ तब भी ब्लीडिंग स्टार्ट, माउथ में कुछ हुआ तब भी ब्लीडिंग स्टार्ट, कहीं यानी कि एनी टाइम कहीं ना कहीं कंटिन्यू जो होती है, इससे ब्लीडिंग की स्टेटस बनी रहती है। तो अब जो बात चलते हैं नॉर्मल बात है कि हम लोग की ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग और क्लॉटिंग होता कैसे है, तब हम लोग इसके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहली बात है कि डिफिनीशन में यही होती है इसका कि द रिकरेंट ब्लीडिंग develop in any site from the body due to decreased clotting time। ये बात को समझ याद रखना है कि इसमें क्लॉटिंग टाइम डिक्रीज कर जाती है। सो एनी टाइम्स ऑफ कंटिन्यू ब्लीडिंग एंड रिकरेंट ब्लीडिंग डेवलप इन बॉडी नोन एज हीमोफीलिया। इट इज ए एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज। क्यों बोला जाता है एक्स लिंक्ड डिजीज, जेनेटिक डिजीज बोला जाता है? क्योंकि इतना तो फिक्स है कि ये जेनेटिक डिजीज है और ये सफर होता है जो पर्सन, वह उसमें क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये क्या होता है, वो जाता है। अब जाता कैसे उसमें चलते हैं। पहले सबसे पहले बताएं कि ये एक्स लिंक डिजीज है। इसका मतलब कि इसमें जो भी सफर होते हैं वह मेल होते हैं। इस बात को एकदम याद रखना होगा कि हीमोफीलिया मेल में ही होता है, हीमोफीलिया फीमेल में नहीं होता है। फीमेल सिर्फ कैरियर होती है। वो ऐसे कि मान लिया सपोज दैट कि सबसे पहले तो मेल सफर होता है इसमें, ठीक है। अब फीमेल कैरियर होती है। फीमेल क्या होती है? कैरियर होती है। जैसे एक एग्जांपल चलते हैं कि एक ऐसा मेल है जो कि हीमोफीलिया से सफर है, एक मेल हीमोफीलिया सफर है। तो इसका अगर लड़का पैदा लेगा, अगर बॉयज पैदा लेगा इसका, तो नॉर्मल होगा, कुछ भी नहीं होगी, नॉर्मल। और अगर इसका गर्ल्स पैदा लिया अगर इससे, तो वो हीमोफीलिया का कैरियर हो जाएगी। हीमोफीलिया का कैरियर, एससी मतलब हीमोफीलिया कैरियर, और इसका तो नॉर्मल। अगर कोई फीमेल अगर हीमोफीलिया सफरर हो, अगर कोई फीमेल है जो हीमोफीलिया सफरर है और ये हीमोफीलिया क्या है, ये सॉरी ये तो कैरियर हो जाएगी ना, फीमेल तो हीमोफीलिया कैरियर होती है, ये सफरर होगी। तो मेल सफरर है तो उसमें तो समझ गए कि मेल सफरर है, और अगर बाय द वे उसका मेल पैदा हुआ तो नॉर्मल होगा, फीमेल कैरियर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई फीमेल कैरियर होती है, फीमेल सफरर नहीं होती है, फीमेल जब भी होती है तो कैरियर होती है। तो अगर इसका कोई अगर मेल पैदा अगर हुआ सपोज दैट, तो 50% चांस होगा, 50% चांस होगा कि नॉर्मल होगा और 50% चांस होगा कि हीमोफीलिया सफरर होगा। और अगर वो फीमेल अगर पैदा लिया सपोज दैट, तो इसमें क्या होगी, 50% चांस होगा कि वो कैरियर होगी और 50% चांस होगा कि नॉर्मल रहेगी। तो याद रखेगा इस चीज में कि यह जो डिजीज है वो फीमेल से ही आता है, वो मेल से डिजीज हुआ, मेल सिर्फ कैरियर होता है, मेल से कैरियर हो जाता है वह। तो इसलिए कि जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है और मेल जो होता है वो सफरर होता है। याद रखिए इस चीज को। तो अब हम लोग जो बात चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हीमोफीलिया पे, कि ये डिजीज हुआ क्या इसमें और इसमें मेन इसमें पॉइंट है क्या ये। तो हम लोग इस पे चलते हैं हम लोग कि इसका मेन पॉइंट इसमें क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि जब हम जानते हैं कि नॉर्मल जब भी हमारे ब्लड बॉडी का वेसल्स कहीं से भी अगर रप्चर होता है, कहीं भी कहीं से भी अगर रप्चर होता है ये किसी भी जगह से, तो उसके बाद होगा क्या कि जैसे ये वेसल्स है, इसमें अपना नॉर्मल जो इसका फंक्शन है, अगर ये बाय द वे रप्चर कर गया तो यहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ब्लड वेसल से, डैमेज वेसल से कुछ वेसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस निकलता है जो कि इस ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है
और यहां से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ब्लीडिंग यहां पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और जहां से रप्चर होता है वहां ब्लीडिंग स्टॉप होने तक में जो ड्यूरेशन होता है, जितना टाइम लगता है, उसको हम लोग ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। और यह 1 से 3 मिनट के लिए होता है। इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। और यह 1 से 3 मिनट के लिए ही होता है, ये ब्लीडिंग वहां पर वेसोकंस्ट्रिक्शन होने तक में। जब यह वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जब वेसोस्पाज्म हो जाता है, तब जाकर के यहाँ पर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर स्टार्ट होती है। तो होता क्या है कि जो ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो बहुत बड़ा रिएक्शन है, लेकिन हम शॉर्टली बता रहे थे उसमें कि जो 12 नंबर जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो पहले एक्टिवेट होता है यह एक्सट्रिंसिक पाथवे से, इंट्रिंसिक पाथवे से। इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले क्या होगी, 12 नंबर एक्टिवेट होती है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले 3 नंबर एक्टिवेट होता है, जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं। एक्सट्रिंसिक जो इंट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे में 12 जो होती है वो एक्टिवेट होकर के बन जाएगा 12 का ए बन जाता है। ये बन जाएगा 12 का ए। 12 का ए क्या करता है कि ये 11 को एक्टिवेट करता है। 11 का बन जाएगा, 11 का ए बन जाएगा। 11 का ए एक्टिव एंजाइम बोलते हैं इसको। और ये जो 11 का ए है ये 9 को एक्टिवेट करेगा। और 9 को एक्टिवेट करेगा तो बन जाएगा 9 का ए। अब क्या होता है कि ये 9 का ए एक्टिव एंजाइम बन गया। यहाँ पे इधर क्या होता है कि जो 3 है वो 3 जो होता है वो एक्टिवेट करेगा किसको, 7 को एक्टिवेट करेगा, 7 को। और 7 का क्या बन जाएगा, 7 का ए। तो 7 का ए और 9 का ए, 9 का ए क्या होता है, वह 8वें नंबर के साथ मैच करेगा, 8वें नंबर के साथ मिक्स होगी। 8वें नंबर को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, बताएंगे आपको आगे। तो 8वें नंबर के साथ मिल करके और ये दोनों मिल करके 10वें नंबर को एक्टिवेट करता है। और यहाँ पे बन जाएगा 10 का ए बन जाएगा। 10 का ए क्या करता है कि 5 के साथ मिक्स होकर के और 2 नंबर को एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को। बन जाएगा यहाँ पर क्या, प्रोथ्रोम्बिन बन जाएगा। यहाँ पर 2 का ए बन जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या करेगा, 1 को एक्टिवेट करेगा और बन जाएगा यहाँ पे 1 का ए। 1 का ए इसको बोलते हैं फाइब्रिन बोलते हैं। फिर ये क्या करता है, 13 के साथ मिल करके 13 के साथ मिल करके और यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो पूरी रिएक्शन जो होती है इसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। हम इतना समझाने का मतलब, मेरा मेन मकसद ये था कि एक क्लॉट होने के लिए यहाँ से लेकर इंजुरी से लेकर के, अब इंजुरी से लेकर के अब क्लॉट तक में जो ड्यूरेशन होता है उसको क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं, जो 2 से लेकर के 5 मिनट के लिए होता है। मेरे कहने का मतलब ये था सिर्फ कि अगर कहीं पे कट गया तो बिना पूरे रिएक्शन के ये आगे यहाँ पर क्लॉट नहीं होगी। और सारे रिएक्शन में एक कैटलिस्ट भाग लेता है, जो कैल्शियम बोलते हैं। कैल्शियम सारी जगह भाग लेते हैं लगभग, ये कैल्शियम। और ये कैल्शियम के बगैर ये रिएक्शन नहीं होगी। खैर, अब कोई भी बात, यहाँ पर तो रिएक्शन है। अगर 12 एक्टिवेट होगा तो 11 को, और 11 एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या आगे रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो उसी तरह से क्या होगी कि अगर मालिक 8वां नंबर फैक्टर नहीं होगा तो ये आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो इसी से क्या होती है कि जो भी रिएक्शन, तो फाइब्रिन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 1.5 होगी। सॉरी, तो इसमें 11 नंबर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी कहलाता है। 10 जो 9 नंबर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहलाता है। 8 नंबर हीमोफिलिक फैक्टर ए कहलाता है। यानी 3 होता है इसमें, हीमोफिलिक फैक्टर ही है इसमें। खैर, तो अगर देख रहे हैं कि इसमें ज्यादातर रिएक्शन में हीमोफिलिक फैक्टर ही भाग ले रहा है इसमें, तो क्या ये रिएक्शन पूरा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसी कारण से क्या होता है कि इस मरीज को जब जो क्लॉटिंग होगी वो देर से होता है। ब्लीडिंग भले ही रुक जाता है, लेकिन जब तक कि यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगा तब तक के ब्लीडिंग रुकने से क्या फायदा है, क्योंकि क्लॉटिंग जब हो जाती है ना तब यहाँ पे ब्लड वेसल्स कंपैक्ट हो जाता है। ये इंजुरी जो हुई थी ये फिर नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि जब तक यहाँ पे कहते हैं ना कि कोई पाइप टूट जाए, कहीं से फट जाता है, तो सिर्फ बांधने से वहां पे पानी नहीं रुकती है। बांधने के बाद पानी फिर से लीक कर जा सकती है, लेकिन उसको सोल्डिंग कर देंगे अगर बाय द वे तो पानी लीक नहीं करेगी वहां से। तो ये जो क्लॉट जो होती है ना वो सोल्डिंग होता है वेसल्स का, इंजर्ड वेसल्स का, इसलिए वहां पर क्या करेगा ना, उसको क्या कर देगा, वेसल्स को ब्लॉक कर देगा। इसकी वजह से क्या होगी, ब्लड फिर बाहर नहीं निकलेगा वहां पर। तो वो ये जो क्लॉट जो बनती है, जो हीमोफिलिक, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो
तो ये कितना हो जाएगा, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में जाकर क्लॉटिंग होगी। तो इसकी वजह से क्या होगी, मरीज को क्या होगा, वेसल्स कमजोर होगी और ब्लीडिंग का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो खैर, तो मेन बात तो ये मेरा कहना था कि इसमें जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा होती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होती है वो 3 तरह का होता है। हीमोफीलिया जो होता है 3 वैरायटी का होगा। पहला होगा हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, जो कि ये आपको होता है हीमोफीलिया ए, याद रखेंगे हीमोफीलिया होता है ए 80% होता है, हीमोफीलिया ए 80% होता है और ये 8वें नंबर क्लॉटिंग फैक्टर के अब्सेंट से होता है। याद रख लेंगे इस चीज को, हीमोफीलिया ए जो होती है वो 80% होता है और 8वें नंबर क्लॉटिंग फैक्टर के अब्सेंट होने से होता है। दूसरा होता है हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी जो होता है वो 15% होता है और हीमोफीलिया बी ये 15% है और ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, 9वां नंबर क्लॉटिंग फैक्टर के अब्सेंट होने से होता है। याद रखेंगे हीमोफीलिया बी 9वें नंबर क्लॉटिंग फैक्टर के अब्सेंट होने से होता है और 9वें नंबर क्लॉटिंग फैक्टर को लोग बोलते हैं क्रिस्टमस बोलते हैं लोग। दूसरा नाम क्या होता है इसका, क्रिस्टमस ये फैक्टर बोलते हैं। तो क्रिस्टमस फैक्टर बोलते हैं, हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं, 9वां नंबर को क्लॉटिंग हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं, क्रिस्टमस फैक्टर भी बोलते हैं। इसके अब्सेंट होने से 15% हीमोफीलिया होने की चांस होती है। और तीसरा में होता है हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया सी। अब ये जो हीमोफीलिया सी होती है वो 5% होता है और ये जो होती है ये 11 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर के अब्सेंट होने से होता है। याद रखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 नंबर जब अब्सेंट हो जाता है तो 11 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर को बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एसिडेंट, एंटीसीडेंट बोलते हैं। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट यानी कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है 11 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोलते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोलते हैं। यह जो क्लॉटिंग फैक्टर है जो 11 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है इसके अब्सेंट होने के कारण इस हीमोफीलिया सी डेवलप होती है जो 5% होता है। तो ये रेयर होता है। सबसे कॉमन क्या है, हीमोफीलिया ए जो कि 8वें नंबर क्लॉटिंग फैक्टर के अब्सेंट होने से होता है। तो अब जो बात होगी ये जो क्लॉटिंग फैक्टर बनता है किससे है, तो हमारे बॉडी बनता है। जीन की डिसऑर्डर होने की वजह से यह फैक्टर यहाँ पर फॉर्मेशन होती है और यह बनता कहाँ पे है, यह क्लॉटिंग फैक्टर लीवर से तैयार होती है। ये याद रखेंगे इस चीज को, ये लीवर इसको तैयार करता है और जिसकी वजह से और यह जेनेटिक फैक्टर हमारे ब्लड में मूव करते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है, नेक्स्ट अगला पॉइंट कि इसका सिम्टम क्या होता है। तो हम इतना समझ गए इस चीज को कि अगर बाय द वे कहीं भी वेसल्स अगर वीक हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस जो अपने आप जो अरेस्ट होती है या जो मैकेनिज्म होती है यह प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो होगा क्या कि जब भी कहीं भी थोड़ा सा भी अगर इंजुरी होगा तो इजिली टेंडेंसी ब्लीडिंग, तो पहला क्या हो जाएगी, इजिली टेंडेंसी टू ब्लीडिंग, इजिली नोज ब्लीडिंग, इजिली गम्स ब्लीडिंग, रिकरेंट गम्स ब्लीडिंग, बार बार जो गम्स ब्लीडिंग होते रहेगा, इजिली जीआईटी ब्लीडिंग, बार बार जो जीआईटी ब्लीडिंग, रेक्टम ब्लीडिंग, यानी जहां जहां कमजोरी होगी वेसल्स की वहां पर ब्लीडिंग होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो यहाँ तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गम्स का ब्लीडिंग तो बहुत कॉमन होता है, तो ये कंडीशन पेशेंट को बना रहेगा। दूसरा क्या होगा कि ज्वाइंट में इसको स्वेलिंग होगा, ज्वाइंट में पेन होता है और ज्वाइंट में जो होता है वो ब्लीडिंग भी होने का चांस होती है वहां पे। लेकिन अर्थराइटिस जो होता है इसको लोग हीमोफिलिक अर्थराइटिस बोलते रहते हैं। तो इसको आर्थ्रोपैथी इसलिए बोलते हैं, बार बार इसको होता है ज्वाइंट स्वेलिंग पेन होता है। साइन में क्या देखेंगे कि बार बार स्किन पे क्या देखेंगे कि स्किन इसका बार बार कहीं ना कहीं इसका ब्लैकिश मिलेगा, कहीं पे ब्राउनिश, कहीं पे पैच मिलता है, जैसे कि परप्यूरा में मिलता है, परप्यूरा और पिटैची में जैसे मिलता है उस तरह से इस पेशेंट को बार बार होते रहेगा वहां पे परप्यूरा पिटैची के जैसा अपीयरेंस स्किन पे रहता है। हीमोफीलिया वाले मरीज को ऐसा खूब मिलता है ऐसा। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। इस मरीज को क्या होगा, बार बार हेमरेज होगा तो उसके कारण से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया इसको बार बार होते रहेगा पेशेंट को, क्योंकि क्लॉटिंग जल्दी होगा नहीं तो कभी ब्रेन हेमरेज होने की भी चांस हो सकती है, जो हीमोफिलिक अर्थराइटिस हो सकती है, ज्वाइंट स्वेलिंग हो सकता है
आर्थ्रोपैथी हो सकता है मरीज को, और प्लस इस मरीज को अब मजबूरी में ब्लड तो चढ़ाएंगे ना, तो ब्लड चढ़ाने की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के कारण जो होती है वो कई ऐसा डिजॉर्डर्स ट्रांसफ्यूजन वजह से हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, तो ये सब ट्रांसफ्यूजन के कारण भी डेवलप हो सकता है रिएक्शन से। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जब कराते हैं तो हम लोग को ब्लीडिंग टाइम तो नॉर्मल मिलेगा, बीटी नॉर्मल, लेकिन क्लॉटिंग टाइम जो होती है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन याद रखेंगे, बीटी सीटी जो कराते हैं, पहला इन्वेस्टिगेशन है बीटी सीटी, तो बीटी नॉर्मल, सीटी इंक्रीज। अगला जो जांच होती है वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, 9, 11। तो जो अगर रहेगा अगर उसमें, तो उसमें आपका क्या रहेगा क्लॉटिंग फैक्टर, वहां पर आपका क्या रहेगा प्लाज्मा में अब्सेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा क्लॉटिंग फैक्टर, तो 8वां भी अब्सेंट रहेगी, अगर 9वां रहेगा तो 9वां अब्सेंट रहेगा, 11वां रहेगा तो 11वां अब्सेंट रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेगा ना वो क्लॉटिंग फैक्टर वहां पे जांच करने पर नहीं मिलेगा। लास्ट है अगला जो इन्वेस्टिगेशन होता है कैरियोटाइप ऑफ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का कैरियोटाइप जांच करा के देखते हैं अगर हम लोग बाय द वे, तो उसमें हो सकता है कैरियोटाइप जो हीमोफिलिक जीन जो होती है उसमें क्या हो सकता है, उसमें अब्सेंट मिलेगा उसमें। तो ये था मेरा कहानी, क्योंकि याद रखेंगे इसीलिए सबसे पहले हीमोफीलिया जो है वो महारानी विक्टोरिया मिला था। क्वीन विक्टोरिया का नाम सुने होंगे आप, विक्टोरिया में, क्योंकि वो पेशेंट नहीं थी, वो कैरियर थी। हाँ, पेशेंट क्या था, उनके जितने भी बच्चे थे ना लड़के, वो लड़के में उनको पॉजिटिव मिला, लेकिन महारानी विक्टोरिया जो होता है वो इसी नाम से प्रचलित थी। लोग समझते हैं कि उससे डिजीज सफर थे, महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया डिजीज सफर नहीं थी, महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया कैरियर सफर थी। यही क्वेश्चन आता है कि वो सफर थी या कैरियर थी, कैरियर थी, सफर नहीं थी, क्योंकि पहले बताया कि ये फीमेल में ही होता है, इससे ये मेल में होता है, ये फीमेल जो होती है सिर्फ क्या होती है, कैरियर होती है। अब आते हैं मैनेजमेंट, हीमोफीलिया का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जिस मेल में होगा उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए फीमेल के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो कैरियर है, वो तो कुछ करने करेगी नहीं, लेकिन मेल में क्या हो सकती है, उसी में क्या करते हैं, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती है। पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा है कि प्रिवेंट बाय ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा से इसको रोकेंगे। हम जानते हैं कि हीमोफीलिया का मरीज है, कटने फुटने से बचा के रखेंगे, जल्दी कोई भी सर्जरी करते नहीं, कोई भी सर्जरी अगर होता है तो सर्जरी से करने से पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले से जो भी एक तो एक्स्ट्रा ब्लड रखते हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी सर्जरी करना है इसको ब्लड की जरूरत पड़ सकता है, तो इसलिए वहां पे मैनेजमेंट के रूप में हमें एक्स्ट्रा ब्लड की जरूरत पड़ती है इस मरीज के साथ। यही मेरा हीमोफीलिया है, और बाकी कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो कि इसको हम ट्रीटमेंट कर सकेंगे। हम बस यही चीज है कि मैनेजमेंट रखेंगे हम लोग, किसी तरह से मरीज को कोई क्लॉट ना, कोई इंजुरी ना हो, इंजुरी से प्रिवेंट कराते रहते हैं मरीज को। यही इसमें हीमोफीलिया का कंडीशन था। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।